नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। आज का हमारा टेस्ट सीरीज का क्रम रहेगा 44। इससे पहले 43 सेशन आ चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी आप उनको देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने जो विगत टेस्ट सीरीज आ चुकी हैं उनको नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा, और जिन छात्रों ने देख लिया है वह उनको रिपीटेशन पे देख सकते हैं। फास्ट करके देख लीजिएगा क्योंकि परीक्षा आपके आने ही वाली है 18 दिसंबर में। जो छात्र नए हों मैं उनको बता दूं, टेस्ट सीरीज में दोस्तों 25 क्वेश्चन रहते हैं, 10 उत्तराखंड से, 10 जीके से और 5 हिंदी से। अंत में छात्र बताते हैं उन्होंने कितने अंक अर्जित किए हैं। दोस्तों, अगर आप 20 से प्लस अंक अर्जित कर पा रहे हैं तो आप खुद को सेफ जोन में मान सकते हैं। जो छात्र 20 से कम अंक अर्जित कर पाते हैं उनको निराश नहीं होना है। टेस्ट सीरीज से लगातार जुड़े रहिए, आपका स्तर बेहतर से बेहतर होता जाएगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके सामने उत्तराखंड से प्रस्तुत है। पहला ही क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उत्तराखंड राज्य का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। सरल प्रश्नों से स्टार्ट करेंगे और कठिन की ओर बढ़ेंगे। दोस्तों, सभी जानते हैं नरेंद्रनगर कितनी वर्षा होती है दोस्तों? 318 सेमी। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो मेघालय के मासिनराम में, मेघालय की राजधानी शिलोंग है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की मिट्टी में किस तत्व की कमी है? दोस्तों, ऑप्शन ए चूने की कमी है, ऑप्शन बी फॉस्फोरस की भी कमी है। जीवाश्म तो भरपूर मात्रा में मिल जाते हैं, तो करेक्ट आंसर इस दृष्टि से हो जाएगा ए और बी, यानी कि करेक्ट आंसर 4 होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बड़ा ही सरल प्रश्न है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, देहरादून। दोस्तों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑप्शन डी लखनऊ। लखनऊ किसकी राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। लखनऊ किस नदी के तट पर है? गोमती नदी के तट पर स्थित है। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के तट पर स्थित है। बात करें भोपाल की, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, भोपाल में ही भोजताल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान और जनपद का आपको मिलान करने के लिए कहा गया है। ऑप्शन ए आप यहाँ पर देखिए, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है दोस्तों? तो यह नैनीताल प्लस पौड़ी में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली में स्थित है दोस्तों। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून प्लस हरिद्वार प्लस पौड़ी। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में स्थित है दोस्तों। बात कर लेते हैं इनकी स्थापना से संबंधित। अगर आप कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना देखेंगे दोस्तों तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। इसका क्षेत्रफल है 520.82। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी दोस्तों 1982 में। इसका क्षेत्रफल है 624। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी इसमें आ रहा है 3, तो इसकी स्थापना की गई थी 1983 में। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 820.42। अंत में बात करते हैं दोस्तों गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई 1980 में। इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 472। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वन्यजीव विहार से है। इसको भी आपको सम्मिलित करना है दोस्तों। केदारनाथ वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों चमोली प्लस रुद्रप्रयाग में। अस्कोट वन्यजीव विहार पिथौरागढ़ में स्थित है। सोना नदी वन्यजीव विहार पौड़ी में स्थित है। बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा में स्थित है दोस्तों। जानते हैं दोस्तों इनके क्षेत्रफल और स्थापना के बारे में। केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी दोस्तों 1972 में। इसका क्षेत्रफल है, यह सबसे बड़ा है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल 957.20। आप ना भी याद रखें तो चलेगा, सबसे बड़ा है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट लिखा है दोस्तों अस्कोट वन्यजीव विहार। इसको याद करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। अस्कोट 86, सोना नदी 87, बिनसर 88। अस्कोट 1986, सोना नदी 1987, बिनसर 1988। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए, अस्कोट का क्षेत्रफल है दोस्तों 599। अगर ऑप्शन में 599 ना दिखाई दे तो आप लगभग 600 लगा सकते हैं।
सोना नदी की बात की जाए तो इसका क्षेत्रफल है 301। अंत में हमारे पास बचता है बिनसर वन्यजीव विहार, इसका क्षेत्रफल है 47%। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। किस स्थान से भागीरथी को गंगा के नाम से जाना जाता है, आपसे पूछा गया है। तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, वहीं से इनके मिलने के बाद इसका नाम हो जाएगा गंगा। गंगा की लंबाई उत्तराखंड में 96 किलोमीटर है, भारत के परिप्रेक्ष्य में 2525 किलोमीटर है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा देवप्रयाग। देवप्रयाग टिहरी में ही दोस्तों भगवान राम जी का रघुनाथ मंदिर स्थित है, उसकी शैली है द्रविड़ शैली। क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाएगा क्योंकि यह उत्तर भारत में स्थित है और उत्तर भारत की शैली कैसी है, नागर शैली, परंतु यह एकमात्र मंदिर ऐसा है जिसकी शैली कैसी है, द्रविड़ शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टिहरी बांध किस नदी पर स्थित है। तो टिहरी बांध सभी जानते हैं भागीरथी और भिलंगना के संगम पर स्थित है। टिहरी बांध की ऊंचाई 260.5, पॉइंट भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है। ऑप्शन ए मासर ताल बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं यह कहाँ पर स्थित है, तो यह टिहरी में स्थित है दोस्तों। यमताल भी टिहरी में स्थित है। सिद्धताल चमोली में स्थित है। नरसिंह ताल चमोली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग तक बहती है दोस्तों मंदाकिनी। मंदाकिनी में रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड की सबसे गहरी झील कौन सी है। तो सबसे गहरी झील है नौकुचिया ताल, इसके 9 कोने हैं दोस्तों, इसी पर विदेश से पक्षी आते हैं, यहाँ पर नौकुचिया ताल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा विदेश से पक्षी किस ताल पर, किस झील पर आते हैं, तो नौकुचिया। नैनीताल तो नैनीताल में ही स्थित है। बात करें द्रोण सागर उधम सिंह नगर, गिरिताल उधम सिंह नगर। एक यहाँ पर लिखा है दोस्तों गिरिताल। अगर क्वेश्चन हो दूनगिरी कहाँ पर स्थित है, तो इसमें दून आ गया तो इसका अर्थ ये नहीं है कि ये देहरादून में होगा। दूनगिरी चमोली में स्थित है। ऑप्शन ए चमोली ना हो तो आप अल्मोड़ा को प्रेफरेंस दे दीजिएगा। क्वेश्चन आए हर का दून कहाँ स्थित है, तो हर का दून उत्तर काशी में स्थित है। दून से आप देहरादून को कन्फ्यूजन मत कीजिएगा। उत्तराखंड से प्रश्न समाप्त होते हैं दोस्तों। आपके सामने हिंदी का प्रश्न पहला, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। ऑप्शन ए कनिष्ठ बिल्कुल सही है, वनस्पति बिल्कुल सही है, परिच्छेद बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी शब्द यहाँ पर शुद्ध लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से विसर्ग संधि का चयन कीजिए। बड़ा ही सरल है, मैंने आपसे बताया है, काफ़ी बार बताया है। विसर्ग संधि यानी कि 2 बिंदु आ जाएंगे। आप यहाँ पर ऑप्शन ए पर देख पा रहे हैं, दुष् प्लस शासन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अन्य तथ्यों पर बात करेंगे, सत्य प्लस चरित्र। यहाँ पर त और च क्या है दोस्तों, स्वर है या व्यंजन, तो ये व्यंजन है तो व्यंजन संधि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है पितृ प्लस आज्ञा। मैंने कहा था य व और रिरी का जहाँ पर शब्दों में आ जाएगा तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी, वहाँ पर होगी दोस्तों यण संधि। अंत में लिखा है सुर प्लस इंद्र। यहाँ पर र का अ और ई से कोई तीसरा बन रहा है, एक ही मात्रा, तो मैंने बताया था कोई तीसरा शब्द बनता है तो गुण संधि होती है। कोई तीसरा शब्द बनता है तो एक मैंने बताया था बहुब्रीहि समास होता है। समास 6 प्रकार के होते हैं, सर्वनाम भी 6 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट लिखा है प्रति प्लस उपकार। यहाँ पर ई और उ से यू बना। मैंने कहा अभी आपसे य या फिर व या फिर रिरी से कोई विकार उत्पन्न हो तो यण संधि होती है। यहाँ पर देखिए प्रति प्लस उपकार से क्या बनेगा, प्रत्योपकार, ऑप्शन भी यहाँ पर करेक्ट होगा दोस्तों। जहाँ पर संधि हो रही हो तो शब्दों में विकार उत्पन्न होता है, तो प्रति तो यहाँ पर सेम लिखा है तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पर तो पूरा आ गया, यह भी करेक्ट आंसर नहीं होगा। अरबी शब्द का चयन कीजिए। अरबी शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है, आमदनी, झोला, ग्राम या फिर इम्तहान। अरबी इम्तहान, करेक्ट आंसर ऑप्शन सी रहेगा। हिंदी से हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा,
रचना के आधार पर वे शब्द जो किसी दूसरे शब्द या शब्दांश के योग से ना बने हों। मैंने आपसे काफ़ी बार बताया है, नहीं, ना, इस टाइप के जो शब्द होते हैं एग्जामिनर इन्हें छिपा देता है। यहाँ पर देखिएगा ना बिल्कुल छिपा रखा है, जिससे जो अभ्यर्थी है उसकी दृष्टि यहाँ पर ना जाए। ठीक है दोस्तों, अपनी दृष्टि को बहुत ही तेज रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है ना बने हों, तो कौन से शब्द हैं जो किसी योग से ना बने हों? मूल शब्द। ठीक है दोस्तों, जीके से प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। आप बताइएगा उत्तराखंड और हिंदी में आपने कितने अंक अर्जित किए हैं। पहला प्रश्न, नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक उपयोग से बच्चों में कौन सा रोग या फिर बीमारी उत्पन्न हो जाती है? पीलिया। नहीं दोस्तों, पीलिया यकृत में होता है और यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत बोला जाता है लीवर को। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन सी, मम्प्स। करेक्ट आंसर होगा मम्प्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पौधों में मियोसिस पाया जाता है। आपसे पूछा गया है पौधों में मियोसिस पाया जाता है, तो यह कहाँ पाया जाता है? एंथर में, रूट टिप में, रूट बोला जाता है जड़ को, कैम्ब्रियम में, पोलन ग्रेन में। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एंथर में पाया जाता है दोस्तों मियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आज आपको थोड़े कठिन लग रहे होंगे। जी हाँ, दूसरे वृक्ष के वृंत पर कमल के भाग को कहते हैं। यह कमल नहीं होगा दोस्तों, ये कलम होना चाहिए, कलम। कलम के भाग को कहते हैं रोपण, बलबिल, कलिका। नहीं दोस्तों, इसको कलम ही कहेंगे। जैसे आप गुलाब के पौधे की टहनियों को काट कर कहीं और अगर आप मिट्टी में लगा दें तो उसी से पेड़ बन जाता है, इसको भी एक तरह से कलम ही कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में से कौन सा नॉन एंडोस्पर्मिक एक बीजपत्रित बीज है? आपको बताना है यह शब्दावली किसकी विशेषता है। ऑप्शन ए पेलम्बिगो, ऑप्शन बी अरंडी, ऑप्शन सी अलसी, ऑप्शन डी एल्जिमा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा दोस्तों, एलिज्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है। छुई मुई की पत्तियों को छूते ही उनका मुरझाना किस प्रकार की पादप गति है? छुई मुई हमारे यहाँ पर भी है दोस्तों, जो छात्र आते हैं वह रोज उसके साथ छिड़कानी करते हैं। छुई मुई की पत्तियों को छूते ही मुरझाना किस प्रकार की पादप गति है? तो यह होती है दोस्तों कंपानुकंचन गति। अच्छा क्वेश्चन है, आगे बढ़ेंगे। काली मिर्च होती है, आपसे पूछा गया है काली मिर्च क्या होती है? शाक, झाड़ी, वृक्ष या फिर बेल? तो बेल तो करेक्ट आंसर कभी भी नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए, बी, सी। तो करेक्ट आंसर होगा झाड़ी। काली मिर्च एक झाड़ी होती है। मैं आपसे हिंदी का प्रश्न पूछता हूँ, काली मिर्च में कौन सा समास है? तो मिर्च यहाँ पर कैसी है? काली। विशेषता बताई जा रही है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास। प्रकाश संश्लेषण के समय, इंग्लिश माध्यम वाले छात्रों को मैं बता दूं, प्रकाश संश्लेषण अर्थात फोटोसिंथेसिस के समय अवशोषित गैस होती है। वह कौन सी गैस है जिसको पेड़ पौधे अवशोषित करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो हमें देते हैं, ठीक है, एमिट करते हैं। नाइट्रोजन नहीं होगा, अमोनिया नहीं होगा। करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी पहचान के लिए आयोडीन परीक्षण उपयोग करते हैं? आयोडीन टेस्ट किसकी पहचान के लिए किया जाता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, काइटिन। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कार्बोहाइड्रेट की पहचान के लिए आयोडीन टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन रहेगा रीजनिंग से। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा। 5 सेकंड का समय लीजिए और बताइए। होप आपने सोचा होगा और आंसर भी टिक लगाया होगा। देखिए दोस्तों, ट्रायंगल की आकृति दी गई है तो कुछ इसी टाइप से कुछ दिया होगा। यहाँ पर लिखा है 5, 6 और 4। इन तीनों ही संख्या से आप कुछ भी कीजिए और 12 बनाइए। तो देखिए, अगर आप इन तीनों संख्या की आपस में मल्टीप्लाई करते हो तो 5, 4, 5 चौक 20, 20 छिक्की 120। आंसर आ रहा है 120 अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद इसको 10 से भाग कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो करेक्ट आंसर बचता है 12।
तो आपके ट्रिक समझ में आ गई होगी। प्रश्न में आपसे क्या कहा गया है, तीनों जो बाहर संख्या लिखी है उनका गुना करिए और उनको 10 से भाग कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सेकंड में ट्रिक लगा कर देखेंगे, 6 पंजे 30, 30 सत्ते कितना होगा 210। 210 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो बचता है 21। अब आप बताइए दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या करेक्ट होगा। यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, छात्रों ने बताया होगा मुझे उम्मीद है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों 8, 8 नम 72, 9 8 जा 72 और मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो आएगा 720। 720 को जब आप 10 से भाग करेंगे तो आंसर आएगा 72, 72। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, 68, 130 डैश 350। 5 सेकंड का समय लीजिए और सोचिए। होप आपने सोचा हो दोस्तों। यहाँ पर लिखा है 68, 130, तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों 68, अगर मैं इसको लिख दूँ 64 + 4, 130 को लिख सकते हैं 125 + 5। कुछ समझ में आया। 64 को बोलते हैं 4 का घन, 4 का क्यूब + 4, 4 चौक 16, 16 चौक के 64। 4 की गुणा 3 बार 4 में की जाएगी, +4 करेंगे तो 68 आएगा। 5 की गुणा 3 बार 5 में करेंगे 125 आएगा और 5 जोड़ेंगे तो 130 आएगा। ठीक है, हमने किया 4 का क्यूब + 4, फिर हमने किया 5 का क्यूब + 5, फिर हम करेंगे 6 का क्यूब + 6, अंत में करेंगे 7 का क्यूब + 7। तो इससे तो 68 आ रहा है, इससे 130, इससे आएगा 350। तो यहाँ पर देखिए 6 से क्या आएगा दोस्तों, 6 का अगर क्यूब करेंगे तो क्या आता है, 6 चंग 36, 36 छिक्की 216, +6 करेंगे तो क्या आएगा 222। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर 222। हमारी आज की टेस्ट सीरीज में इतना ही दोस्तों। जिन छात्रों को टेस्ट सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को प्लीज़ शेयर अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको अपने विचार दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। आपने अपना बहुमूल्य समय चैनल को दिया है दोस्तों, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।